आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। तो देश भर की निगाहें आज फिर सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई हैं, जहां किसानों के मसले पर चर्चा होनी है। क्या सबसे बड़ी अदालत गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड पर पाबंदी लगाएगी? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। किसान आंदोलन पर स्थिति जस की तस है। कल एक और बैठक है, लेकिन क्या है दिल्ली बॉर्डर पर माहौल, इसकी आपको ग्राउंड रिपोर्ट हम देंगे। और बड़ी खबर यूपी से भी आ रही है, जहां योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल पर बड़े फैसले की अटकलें हैं। बताएंगे क्यों जेपी नड्डा यूपी जा रहे हैं। दिल्ली में स्कूल से आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे, जो कोरोना काल में पहली बार खुल रहे हैं। उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है, उसकी भी तस्वीरें आपके सामने होंगी। 1 और 11 में पहाड़ों का हाल भी आपको दिखाएंगे। साथ ही आप देखेंगे कोरोना ने कैसे फारूक अब्दुल्ला को बेचैन कर रखा है। लेकिन शुरुआत 100 खबरों के साथ। आज फिर सुप्रीम कोर्ट में किसानों का मसला, आंदोलन ट्रैक्टर रैली पर सुनवाई। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन किसानों ने दिल्ली में बड़े प्रदर्शन का किया ऐलान। 50 किलोमीटर तक ट्रैक्टर रैली की बनाई है योजना। सुप्रीम कोर्ट आज भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की याचिका पर भी करेगा सुनवाई। बीकेयू ने सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी को भंग करने की मांग की। बीकेयू की मांग, सुप्रीम कोर्ट से गठित कमेटी में होने चाहिए तटस्थ सदस्य, कृषि कानून को समर्थन करने वाले नहीं। 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च को दिल्ली पुलिस की मंजूरी नहीं, पुलिस ने कानून व्यवस्था का दिया हवाला। स्वराज संगठन के मुखिया योगेंद्र यादव का बयान, 26 जनवरी को किसान दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर तिरंगे के साथ निकालेंगे मार्च, परेड में नहीं डालेंगे कोई बाधा। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का बयान, जारी रहेगा किसान आंदोलन, सरकार को किसानों की बातें मान लेने की दी नसीहत। गृह मंत्री अमित शाह कृषि कानून पर स्पष्ट की सरकार की मंशा, कहा किसानों की आय दोगुना करना है सरकार का लक्ष्य और नए कृषि कानून के बाद ऐसा संभव। किसानों के बहाने राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा सूट बूट वालों को 875,000 करोड़ कर्ज माफ और अन्नदाताओं की पूंजी साफ। कृषि कानून पर छिड़े घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट से गठित कमेटी कल करेगी पहली बैठक। पूसा कैंपस में होगी कमेटी की बैठक। किसान आंदोलन के बीच करीब 24 किसान नेता एनआईए के रडार पर। 20 किसान नेताओं को एनआईए ने भेजा नोटिस। एनआईए का आरोप, एक गैर कानूनी संगठन एसएफजे और अन्य खालिस्तानी आतंकवादी संगठनों ने भय और अराजकता का माहौल बनाने के लिए रची थी साजिश। एनआईए के मुताबिक अलगाववादी संगठनों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह के लिए किसानों को उकसाने का किया काम। एनआईए ने जिन्हें समन भेजा है उनमें किसान नेता, वकील, केबल टीवी ऑपरेटर और 2 पत्रकार शामिल। एनआईए ने बलदेव सिरसा को भेजा समन। लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े हैं सिरसा। किसान नेता दर्शनपाल का आरोप, किसान आंदोलन से जुड़े लोगों का मनोबल तोड़ने की हो रही है कोशिश, लेकिन एनआईए के दबाव में नहीं आएंगे किसान। कांग्रेस ने किसान आंदोलन से जुड़े लोगों को एनआईए नोटिस भेजने को बनाया मुद्दा, सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का आरोप, आंदोलनकारी किसानों को आतंकी, नक्सली, पाकिस्तानी और चीन परस्त साबित करने की हो रही कोशिश। बजट सत्र में कृषि कानून के खिलाफ राज्यसभा में प्रस्ताव लाने की विपक्ष कर रहा है तैयारी, गैर एनडीए दलों को एकजुट करने की कोशिश। कृषि कानून के खिलाफ राज्यसभा में प्रस्ताव के लिए लेफ्ट क्षेत्रीय दलों से साध रहा है संपर्क, टीआरएस और बीजेडी को अपने पाले में लाने की कोशिश। अहमदाबाद सूरत को मेट्रो का तोहफा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भूमि पूजन में शामिल हुए पीएम मोदी। अहमदाबाद में मेट्रो फेज 2 में 28 किलोमीटर लंबा होगा कॉरिडोर, सूरत में करीब 22 किलोमीटर होगी मेट्रो। राजधानी दिल्ली में 10 महीने बाद खुले स्कूल, 10वीं और 12वीं के छात्र पहुंचे स्कूल। बिना मास्क स्कूल में एंट्री नहीं, तापमान की जांच और हाथ सैनिटाइज करना भी जरूरी। कोटा के कोचिंग संस्थानों में लौटी रौनक, आज से शुरू हुई क्लासेस, शहर में बड़ी चहल पहल। मुरादाबाद में वैक्सीन के बाद वार्ड बॉय की मौत से फैली सनसनी, बेटे का आरोप, वैक्सीन के बाद बिगड़ी थी सेहत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा, हार्ट अटैक के बाद हुई वार्ड बॉय की मौत। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान, टीकाकरण के बाद एम्स के सुरक्षा गार्ड की बिगड़ी सेहत, डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया। आज कोरोना के टीकाकरण अभियान का दूसरा दौर, मध्य प्रदेश में 150 केंद्रों पर आज वैक्सीनेशन। शनिवार को भारत ने बनाया वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड, एक दिन में दुनिया में 2,07,229 लोगों का टीकाकरण। कोरोना वैक्सीन पर आशंका जताने पर कांग्रेस पर भड़के गृह मंत्री अमित शाह, कहा हम जानते हैं कांग्रेस विरोध प्रदर्शन के अलावा कुछ नहीं कर सकती। अमित शाह ने कहा देश में बनी दोनों वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित, जनता से की अपील अफवाहों पर न दें ध्यान।
रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार से किया सवाल, क्या सरकार गरीबों और वंचितों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त मुहैया कराएगी? सुरजेवाला ने कोरोना वैक्सीन की कीमत पर उठाए सवाल, कहा सरकार वैक्सीन को जरूरी दवाओं की राष्ट्रीय सूची में क्यों नहीं डालती? कोरोना के 24 घंटे में 13,500 से ज्यादा मामले, एक दिन में 145 की मौत। आज कोलकाता में दोपहर 3 बजे शुभेंदु अधिकारी का रोड शो, हाल ही में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। आज नंदीग्राम में सीएम ममता टीएमसी नेताओं के साथ करेंगी बैठक, कल पुरुलिया में करेंगी रैली। आज बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी बिहार विधान परिषद सीट के लिए करेंगे नामांकन, पटना में भरेंगे पर्चा। 21 से 22 तक लखनऊ के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार पर होगी बातचीत। यूपी में योगी सरकार के मंत्री एएस शुक्ला ने बलिया में सीएम ममता बनर्जी पर बोला हल्ला, ममता को बताया बांग्लादेशी। योगी सरकार के मंत्री एएस शुक्ला का आरोप, सीएम ममता बनर्जी इस्लामिक आतंकवादियों के इशारे पर करते हैं काम। जो रोहिंग्या मुसलमान है, बांग्लादेशी मुसलमान है, केवल वही ममता बनर्जी का साथ दे रहे हैं और उन लोगों की पराजय, बड़ी पराजय निश्चित है। भाजपा की बड़ी विजय पश्चिम बंगाल में निश्चित है। उन्नाव में साक्षी महाराज ने एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को कहे अपशब्द, जानवर से की तुलना। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले राहुल सिंह लोधी को शिवराज सरकार से मिला तोहफा, निगम मंडल अध्यक्ष बनाकर दिया कैबिनेट मंत्री का दर्जा। मंत्री बनने पर दमोह में राहुल सिंह लोधी का जमकर हुआ स्वागत, लेकिन राय चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काला झंडा दिखाया, जूते की माला पहनाने की कोशिश की। बीकानेर में करणी सेना ने उठाया लव जिहाद का मुद्दा, लड़की के परिजनों ने युवक पर धोखा देकर दूसरे धर्म में शादी करने का आरोप लगाया। लड़की ने जारी किया वीडियो, अपनी मर्जी से शादी के बाद कबूल की, कोर्ट मैरिज के दस्तावेज भी वायरल। लव जिहाद के आरोपों पर बीकानेर में तनाव, पुलिस कर रही है ड्रोन से निगरानी। मुरादाबाद में बोली दर्जा प्राप्त मंत्री गीता प्रधान, एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के दलाल कर रहे हैं वैक्सीन का विरोध। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए सूरत के गोविंद ढोलकिया ने दिया 11 करोड़ रुपए का दान, हीरा कारोबारी हैं ढोलकिया। मुजफ्फरपुर में राम मंदिर निर्माण के चंदे के लिए निकाली गई बाइक रैली, 27 फरवरी तक देश भर में निर्माण निधि जुटाने निकलेंगे भक्त। पाकिस्तान में सरकार विरोधी रैली में प्रधानमंत्री के पोस्टर, भारत में सिंध में दखल की अपील। पाकिस्तान ने फिर की गुस्ताखी, तोड़ा सीज फायर, बालाकोट इलाके में अंधाधुंध गोलीबारी। राजपथ पर 26 जनवरी परेड की रिहर्सल, पूरे जोश में सेना के जवान। दिल्ली की ठंड में रिहर्सल देखने पहुंची बड़ी संख्या में लोग, सुरक्षा के सख्त इंतजाम। परेड देखने के लिए इस बार सिर्फ 25,000 पास मिलेंगे, बिना पास के किसी को नहीं होगी एंट्री। दिल्ली में 26 जनवरी के लिए कड़ी सुरक्षा, जगह जगह वांटेड आतंकियों के लगाए गए पोस्टर। भारत से फरार आतंकियों के लगाए गए पोस्टर, किसानों के ट्रैक्टर मार्च को देखते हुए अलर्ट पर पुलिस। फारूक अब्दुल्ला पर भी छाया कोरोना का खौफ, कहा पत्नी से मिलने में भी लगता है डर। महाराष्ट्र के पालघर में भूकंप के हल्के झटके, जानमाल का नुकसान नहीं। रतलाम में कांग्रेस विधायक हर्ष विजय ने कृषि कानून के विरोध में निकाली ट्रैक्टर रैली, महिला एसडीएम को धमकाया। जालौर में दर्दनाक हादसे के बाद डीएम एसपी ने घटनास्थल का लिया जायजा, हादसे में 6 लोगों की मौत, 15 हुए हैं घायल। जालौर में हाई टेंशन वायर की चपेट में आकर जल गई थी बस, सीएम अशोक गहलोत ने मृतकों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया। इंदौर पुलिस ने करोड़ों की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को दबोचा, नीट में एडमिशन दिलाने के नाम पर करते थे ठगी। आजमगढ़ में पुलिस ने हुक्काबार में मारा छापा, कई लड़के लड़कियों को हिरासत में लिया। गुजरात के विकास में आज एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। दरअसल पीएम मोदी आज सूरत में मेट्रो के पहले फेज के शिलान्यास की शुरुआत करने वाले हैं। इस वक्त आपको सीधे ले चलेंगे संबोधन पर। इन शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत करने का काम करेगी। कल ही केवड़िया के लिए नए रेल मार्ग
और नई ट्रेनों की शुरुआत हुई है। अहमदाबाद से भी आधुनिक जनशताब्दी एक्सप्रेस अब केवड़िया तक जाएगी। इस शुभारंभ के लिए मैं गुजरात के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, आज 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू हो रहा है। 17,000 करोड़ रुपए। ये दिखाता है कि कोरोना के इस काल में भी नए इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को लेकर देश के प्रयास लगातार बढ़ रहे हैं। बीते कुछ दिनों में ही देश भर में हजारों करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का या तो लोकार्पण किया गया है या फिर नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हुआ है। साथियों, अहमदाबाद और सूरत दोनों गुजरात की और भारत की आत्मनिर्भरता को सशक्त करने वाले शहर हैं। मुझे याद है जब अहमदाबाद में मेट्रो की शुरुआत हुई थी तो वो कितना अद्भुत पल था। लोग छत पे धाबे पर खड़े थे। लोगों को चेहरों पर जो खुशी थी वो शायद ही कोई भूल पाएगा। मैं ये भी देख रहा हूं कि अहमदाबाद के सपनों ने, यहां की पहचान ने कैसे खुद को मेट्रो से जोड़ लिया है। अब आज से अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे चरण पर काम शुरू हो रहा है। अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में अब मोटेरा स्टेडियम से महात्मा मंदिर तक एक कॉरिडोर बनेगा और दूसरे कॉरिडोर से जीएनएलयू और गिफ्ट सिटी आपस में जुड़ेंगे। इसका लाभ शहर के लाखों लोगों को होगा। साथियों, अहमदाबाद के बाद सूरत गुजरात का दूसरा बड़ा शहर है जो मेट्रो जैसे आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जुड़ेगा। सूरत में मेट्रो नेटवर्क तो एक प्रकार से पूरे शहर के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों को आपस में कनेक्ट करेगा। एक कॉरिडोर सरथना को ड्रीम सिटी से तो दूसरा कॉरिडोर भैसन को सरौली लाइन से जोड़ेगा। मेट्रो के इन प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये आने वाले वर्षों की जरूरतों का आकलन करते हुए भी बनाए जा रहे हैं। यानी जो आज इन्वेस्टमेंट हो रहा है उससे हमारे शहरों को आने वाले कई सालों तक बेहतर सुविधाएं मिलेगी। भाई और बहनों, पहले की सरकारों की जो अप्रोच थी, हमारी सरकार कैसे काम कर रही है, इसका बेहतरीन उदाहरण क्या फर्क था, ये बहुत भली भांति देश में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार से पता चलता है। 2014 से पहले के 10-12 साल में सिर्फ 225 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑपरेशनल हुई थी। वहीं बीते 6 साल में 450 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो नेटवर्क चालू हो चुका है। इस समय देश के 27 शहरों में 1000 किलोमीटर से ज्यादा के नए मेट्रो नेटवर्क पर काम चल रहा है। साथियों, एक समय था जब हमारे देश में मेट्रो के निर्माण को लेकर
कोई आधुनिक सोच नहीं थी, देश की कोई मेट्रो पॉलिसी भी नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह की मेट्रो, अलग अलग तकनीक और व्यवस्था वाली मेट्रो बनने लगी। दूसरी दिक्कत ये थी कि शहर के बाकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मेट्रो के साथ कोई तालमेल ही नहीं था। आज हम शहरों के ट्रांसपोर्टेशन को एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के तौर पर विकसित कर रहे हैं, यानी बस, मेट्रो, रेल सब अपने अपने हिसाब से नहीं दौड़े, बल्कि एक सामूहिक व्यवस्था के तौर पर काम करें, एक दूसरे को पूरक बने। यहां अहमदाबाद मेट्रो में ही जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, जब मैं वहां आया था, लॉन्च हुआ था, वो भविष्य में इस इंटीग्रेशन में और मदद करने जा रहा है। साथियों, हमारे शहरों की आज की क्या जरूरत है और आने वाले 10-12 सालों में क्या जरूरत होगी, इस विजन को लेकर हमने काम शुरू किया। अब जैसे सूरत और गांधीनगर को ही ले लीजिए। 2 दशक पहले सूरत की चर्चा इसके विकास से भी ज्यादा प्लेग जैसी महामारी के लिए होती थी, लेकिन सूरत वासियों में सभी को गला लगाने का जो स्वाभाविक गुण है, उसने स्थितियों को बदलना शुरू कर दिया। हमने हर उद्यम को गले लगाने वाली सूरत स्पिरिट, ये सूरत स्पिरिट पे बल दिया। आज सूरत आबादी के लिहाज से एक तरफ देश का 8वां बड़ा शहर है, लेकिन दुनिया का 4था सबसे तेजी से विकसित होता शहर भी है। दुनिया के हर 10 हीरो में से 9 सूरत में तरासे जाते हैं। आज देश में कुल मैन मेड फैब्रिक का 40% और मैन मेड फाइबर का करीब 30% प्रोडक्शन हमारे सूरत में होता है। आज सूरत देश का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर है। भाइयों और बहनों, ये सब कुछ एक बेहतर प्लानिंग और संपूर्णता की सोच के साथ संभव हो पाया है। पहले सूरत में करीब 20% आबादी झुग्गियों में रहती थी। अब गरीबों को पक्के घर मिलने से ये घट करके 6% रह गई है। शहर को भीड़भाड़ से मुक्त करने के लिए बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर अनेक दूसरे कदम उठाए। आज सूरत में 100 से ज्यादा पुल हैं, जिनमें से 80 से ज्यादा बीते 20 सालों में बनाए गए हैं और 8 पुलों का निर्माण जारी भी है। इसी तरह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, इसकी कैपेसिटी बढ़ाई गई। आज सूरत में करीब 1 दर्जन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं। सीवेज ट्रीटमेंट से ही सूरत को आज करीब 100 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हो रही है। बीते सालों में सूरत में बेहतरीन आधुनिक अस्पतालों का निर्माण किया गया। इन सभी प्रयासों से सूरत में ईज ऑफ लिविंग बेहतर हुई। आज हम देखते हैं कि सूरत एक भारत श्रेष्ठ भारत का कितना बेहतर उदाहरण है। यहां में पूर्वांचल, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, देश के कोने कोने से
अपना भाग्य चमकाने के लिए आए हुए लोग, हमारे उद्यमी लोग, शिस्त और समर्पण के साथ लगे हुए लोग, एक प्रकार से जीता जागता सपनों से भरा हुआ लघु भारत सूरत की धरती पे पनपा है। ये सभी साथी मिलकर सूरत के विकास को नई बुलंदी देने के लिए काम कर रहे हैं। साथियों, इसी तरह गांधीनगर पहले की उसकी पहचान क्या होती थी? ये शहर सरकारी नौकरी करने वालों का, रिटायर्ड लोगों का एक प्रकार से ढीला ढाला सुस्त ऐसा एक क्षेत्र बन गया था। उसको शहर ही नहीं कह सकते। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने गांधीनगर की इस छवि को तेजी से बदलते हुए देखा है। अब जहां कहीं भी जाएंगे, गांधीनगर में आपको युवा दिखेंगे, नौजवान दिखेंगे, सपनों का अंबार दिखेगा। आज गांधीनगर की पहचान है आईआईटी गांधीनगर, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, निफ्ट। आज गांधीनगर की पहचान है पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन, धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, बाइसेक्ट। अनगिनत मैं कह सकता हूं। इतने कम समय में भारत का भाग्य गढ़ने वाले लोगों का गढ़ना, निर्माण कार्य गांधीनगर की धरती पे हो रहा है। इन संस्थानों से केवल शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन नहीं आया, बल्कि इन संस्थानों के साथ साथ कंपनियों के कैंपस भी यहां आना शुरू हुए। गांधीनगर में युवाओं लिए रोजगार के अवसर बढ़े। इसी तरह गांधीनगर में महात्मा मंदिर कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को भी बढ़ा रहा है। अब प्रोफेशनल्स, डिप्लोमेट्स, थिंकर्स और लीडर्स यहां आते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं। इससे शहर को एक नई पहचान भी मिली है और एक नई दिशा भी मिली है। आज गांधीनगर के शिक्षा संस्थानों, आधुनिक रेलवे स्टेशन, गिफ्ट सिटी, ऐसे प्रोजेक्ट्स, इंफ्रा के अनेक आधुनिक प्रोजेक्ट्स, इसने गांधीनगर को जीवंत कर दिया है। एक प्रकार से स्वप्निल शहर बना दिया है। साथियों, गांधीनगर के साथ ही अहमदाबाद में ही ऐसी अनेकों परियोजनाएं हैं जो आज शहर की पहचान बन चुकी है। साबरमती रिवर फ्रंट हो, कांकरिया लेक फ्रंट हो, वाटर एरोड्राम हो, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम हो, मोटेरा में विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम हो, सरखेज का 6 लेन गांधीनगर हाईवे हो, अनेक प्रोजेक्ट्स बीते वर्षों में बने हैं। एक प्रकार से अहमदाबाद की पौराणिकता को बनाए रखते हुए शहर की आधुनिकता का आवरण पहनाया जा रहा है। अहमदाबाद को भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है। अब अहमदाबाद के पास धौलेरा में नया एयरपोर्ट भी बनने वाला है। इस एयरपोर्ट को अहमदाबाद से कनेक्ट करने के लिए अहमदाबाद धौलेरा मोनोरेल को भी हाल में स्वीकृति दी जा चुकी है। इसी तरह अहमदाबाद और सूरत को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ने वाली बुलेट ट्रेन पर भी काम की प्रगति पर है। साथियों, गुजरात के शहरों के साथ साथ ग्रामीण विकास में भी बीते सालों में अभूतपूर्व विकास हुआ है। विशेष रूप से गांवों में सड़क, बिजली, पानी की स्थिति में कैसे बीते 2 दशकों में सुधार आया है,
वो गुजरात की विकास यात्रा का बहुत अहम अध्याय है। आज गुजरात के हर गांव में ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी है। जनजातीय क्षेत्रों के गांवों में भी बेहतर सड़कें हैं। साथियों, हम में से अधिकांश ने वो दौर देखा है जब गुजरात के गांवों तक ट्रेन और टैंकरों से पानी पहुंचाना पड़ता था। आज गुजरात के हर गांव तक पानी पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, अब करीब 80% घरों में नल से जल पहुंच रहा है। जल जीवन मिशन के तहत राज्य में 10 लाख नए पानी के कनेक्शन दिए गए हैं। बहुत जल्द गुजरात के हर घर तक नल से जल पहुंचने वाला है। साथियों, सिर्फ पीने का पानी ही नहीं, बल्कि सिंचाई के लिए भी आज गुजरात के उन क्षेत्रों तक पानी पहुंचा है जहां कभी सिंचाई की सुविधा असंभव मानी जाती थी। सपने में भी कोई सोचता नहीं था। सरदार सरोवर डैम हो, सौनी योजना हो, वाटर ग्रिड्स का नेटवर्क हो, गुजरात के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को हरित करने के लिए बहुत व्यापक काम किया गया है। मां नर्मदा का पानी अब सैकड़ों किलोमीटर दूर कच्छ तक पहुंच रहा है। माइक्रो इरिगेशन के मामले में भी गुजरात देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। भाइयों और बहनों, गुजरात में कभी बिजली की भी भारी समस्या रहती थी। गांवों में तो और संकट भीषण था। आज गुजरात में पर्याप्त बिजली भी है और सौर ऊर्जा के निर्माण में देश का अग्रणी राज्य भी है। कुछ दिन पहले ही कच्छ में दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट के लिए काम शुरू हुआ है, जिसमें सोलार भी है, विंड भी है। आज किसानों तक सर्वोच्च योजना के तहत सिंचाई के लिए अलग से बिजली देने वाला गुजरात पहला राज्य बन रहा है। आरोग्य के क्षेत्र में गुजरात ने गांव-गांव में स्वास्थ्य सेवाओं को निरंतर सशक्त किया है। बीते 6 सालों में देश में स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी योजनाएं शुरू हुई है, उनका भी लाभ गुजरात को बहुत व्यापक रूप से मिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गुजरात के 21 लाख लोगों को मुफ्त इलाज मिला है। सस्ती दवाइयां देने वाले 550 से ज्यादा जन औषधि केंद्र आज गुजरात में कार्यरत है। इसमें से लगभग 100 करोड़ रुपए की बचत गुजरात के सामान्य परिवार, खास करके मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के परिवार, अगर उनके घर में बीमारी है तो सिर्फ इसके कारण 100 करोड़ रुपए जैसी रकम उनके जेब में बची है। ग्रामीण गरीबों को सस्ते घर दिलवाने में भी गुजरात तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत गुजरात के गांवों में 2.5 लाख से ज्यादा घर बनाए गए हैं। इसी तरह स्वच्छ भारत मिशन के तहत गुजरात के गांवों में 35 लाख से ज्यादा शौचालय का निर्माण हुआ है। गुजरात के गांवों के विकास के लिए कितनी तेजी से काम हो रहा है, इसका एक और उदाहरण है डिजिटल सेवा सेतु। इसके माध्यम से राशन कार्ड, जमीन से जुड़े कागज, पेंशन स्कीम, कई अन्य तरह के सर्टिफिकेट, ऐसी अनेक सेवाएं गांव के लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। ये सेतु
पिछले साल अक्टूबर में ही लॉन्च किया गया था, यानी 4-5 महीने पहले। और मुझे बताया गया है कि जल्दी ही ये डिजिटल सेतु 8,000 गांवों तक पहुंचने वाला है। इसके माध्यम से 50 से अधिक सरकारी सेवाएं गांवों के लोगों को तक सीधी पहुंचेगी। मैं इस कार्य के लिए गुजरात सरकार की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज भारत आत्मविश्वास के साथ फैसले ले रहा है, उन पर तेजी से अमल भी कर रहा है। आज भारत सिर्फ बड़ाई नहीं कर रहा है, आज भारत बेहतर भी कर रहा है। आज दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा भारत में है। आज दुनिया के सबसे बड़ा अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम भारत में चल रहा है। आज दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर एश्योरेंस प्रोग्राम भी भारत में चल रहा है। 6 लाख गांवों को तेज इंटरनेट से जोड़ने का विराट काम भी भारत में ही हो रहा है। और परसों ही कोरोना संक्रमण के विरुद्ध दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी भारत में ही शुरू हुआ है। यहां गुजरात में ही बीते दिनों 2 ऐसे काम पूरे हुए जिनका मैं विशेष तौर पर जिक्र करना चाहता हूं। ये उदाहरण है कि कैसे तेजी से पूरी होती परियोजनाएं लोगों का जीवन बदल देती है। एक, गोगा और हजीरा के बीच रोपैक्स सेवा और दूसरी गिरनार रोपवे। साथियों, पिछले साल नवंबर में यानी 4 महीने पहले गोगा और हजीरा के बीच से ये रोपैक्स सेवा शुरू होने से सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात दोनों ही क्षेत्रों के लोगों का वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ है और वहां के लोगों को इसका बहुत लाभ हो रहा है। इस सेवा से गोगा और हजीरा के बीच सड़क की दूरी 450 किलोमीटर की है, वो समंदर के रास्ते सिर्फ 90 किलोमीटर ही रह गई है। यानी जिस दूरी को तय करने में पहले 10 से 12 घंटे लग जाते थे, अब वो 4-5 घंटे में ही पूरी हो जा रही है। तो 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर मार्च को लेकर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि सीजेआई ने ये टिप्पणी की है कि कौन दिल्ली में दाखिल होगा या फिर कौन नहीं दाखिल होगा, इसका फैसला पुलिस करेगी। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन, क्या टिप्पणी है? देखिए, कल इस पर पूरी तरह से सुनवाई होगी, लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है और मुख्य न्यायाधीश की ये टिप्पणी आई है कि जो भी दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति कैसे बहाल करनी है, किसको अंदर अलाउ करना है, किसको बाहर रखना है, ये पुलिस तय करे। ये कोर्ट अभी फिलहाल कोर्ट ने इस पर कोई भी आदेश देने से मना किया। लेकिन अब जो भी ट्रैक्टर रैली है या बाकी कोई भी इस तरीके का प्रदर्शन है, उसको लेकर के अगला फैसला कोर्ट ने पुलिस के ऊपर छोड़ दिया है कि वो तमाम स्थितियों को समझे बुझे और उसके बाद अपना निर्णय ले कि किस तरीके से आगे इस पूरे प्रोटेस्ट को जारी रखना है। और प्रोटेस्ट में अगर अंदर आने की अनुमति देनी है तो वो भी पुलिस को तय करना है कि किन रूट पे चलेंगे या कहाँ जाएंगे, या फिर रामलीला मैदान में ये प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाएगी। ये सारी बातों को लेकर के अभी फिलहाल पुलिस को कहा गया है कोर्ट की तरफ से कि आप इसको तय करें कि कैसे आपको अगली कार्रवाई करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम निर्देश दिए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के ऊपर इस मामले को छोड़ा है कि वो इस पर फैसला ले। और आपको बता दें कि इससे पहले पुलिस की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से यह कहा गया है कि कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है 26 तारीख को, यानी गणतंत्र दिवस, जब एक तरफ परेड होगी और दूसरी तरफ किसान निकालने के लिए कह रहे हैं ट्रैक्टर मार्च। कुमार, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, कुमार कुणाल से हम फिर संपर्क करेंगे। लेकिन दिल्ली में कौन आएगा, इसका फैसला पुलिस करे।
इससे पहले ही किसान ये कह चुके थे कि 1 लाख ट्रैक्टर्स के साथ मार्च करेंगे, महिलाएं भी पहुंचेंगी और देश के दूसरे हिस्सों से भी किसान भाई हमारे साथ पहुंचेंगे, ये संगठनों की तरफ से कहा जा रहा था। हालांकि जब पुलिस ने इस पर कुछ आपत्ति जताई तो उसके बाद किसानों के थोड़े तेवर नरम पड़े। उन्होंने ये कहा कि दिल्ली के भीतर नहीं, दिल्ली के बाहर यानी आउटर दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा, ताकि दिल्ली के भीतर के हिस्से उससे डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि गणतंत्र दिवस की परेड के मद्देनजर भी कई तरह के इंतजाम होते हैं। अब ट्रैक्टर मार्च पर सुनवाई आगे होगी, यानी बुधवार को होगी, कल माफ कीजिए परसों इस पर सुनवाई होगी, लेकिन आज कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नहीं दिया है। हालांकि इस ट्रैक्टर रैली को लेकर भी किसान संगठन 2 गुटों में है। एक गुट का ये कहना है कि हम बाहर यानी कि आउटर एरियाज से ये परेड निकालेंगे, वहीं एक गुट का ये कहना है कि हम दिल्ली के भीतर से इस परेड को ले जाएंगे, इस ट्रैक्टर मार्च का आयोजन करेंगे। हालांकि ये देखना होगा कि बेहद जबरदस्त सुरक्षा के बीच इस तरह का ट्रैक्टर मार्च कैसे संभव हो पाता है, क्योंकि 26 जनवरी को खास तरीके के सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। उस दिन कई रूट्स डाइवर्ट होते हैं, कई रास्तों को बंद किया जाता है सुरक्षा के मद्देनजर। अब बुधवार को सुनवाई एक बार फिर से शुरू होगी। सुनवाई टल गई है आज, हालांकि एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आया कि ये फैसला अब दिल्ली पुलिस लेगी कि किस तरीके से इस ट्रैक्टर मार्च का आयोजन किया जाए, कहां से इसका रूट निर्धारित किया जाए। अनीशा माथुर इस वक्त आ गई हैं। अनीशा, बताइए डिटेल में कोर्ट में क्या हुआ। को दिल्ली के अंदर घुसने दिया जाए, किस तरह की सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो, ये सारा काम दिल्ली पुलिस के अंडर आता है, पुलिस एक्ट के अंदर। तो कोर्ट ने सीधा सवाल पुलिस से और सरकार से पूछा है कि आप अपना काम करने के लिए हमसे परमिशन क्यों मांग रहे हैं। ये आपका काम है, आपके ऊपर है कि आप ये देखें कि सिक्योरिटी की क्या अरेंजमेंट होगी और कितने लोगों को किस वक्त दिल्ली शहर के अंदर आने दिया जाए। हालांकि सोलिसिटर जनरल ने दोबारा से यही कहा है कि कोर्ट को ये मैटर सुनना चाहिए, इसलिए कोर्ट ने अभी फिलहाल तो परसों के लिए मामला टाल दिया है। लेकिन सीधी बात आज कोर्ट से यही उठी कि ट्रैक्टर मार्च हो या ना हो, इसके लिए आपको दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की क्या जरूरत पड़ी। क्या ऐसे हालात आ गए हैं कि कोर्ट को, सरकार को बताना पड़ेगा कि आपके पावर्स, आपके शक्ति क्या क्या है और आपका काम क्या है। जी अनीशा, जब आज कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा था तो क्या दलीलें दी गई किसानों की तरफ से? क्या इस पर कोई दलील दी गई कोर्ट में? जी नहीं, आज बिल्कुल सिर्फ 2 मिनट की सुनवाई हुई, जिसमें सिर्फ चीफ जस्टिस जो है शरद अरविंद बोबडे, उन्होंने सरकार पर यह सवाल उठाया कि क्यों आप हमारे पास ये इस तरह की याचिका लेकर आए हैं कि हम आपको बताएं, क्या हम कोई ऑर्डर पास करें कि ये ट्रैक्टर मार्च होगा या नहीं। इस इशू पर सिर्फ 2 या 3 मिनट से ज्यादा ये सुनवाई नहीं चली है किसानों की तरफ से। हालांकि दुष्यंत दवे आज पेश हुए थे, लेकिन कोई दलीलें आज सुनी नहीं गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख पूरा साफ कर दिया है कि ये कोर्ट का काम नहीं है, ये पुलिस का काम है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ये देखना कि सिक्योरिटी की तैयारियां किस तरह से होंगी, खासतौर से इस तरह रिपब्लिक डे परेड पर। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक अपनी दलील रखने की कोशिश की कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली इंपॉर्टेंट दिन है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट होती है, तो उस पर भी चीफ जस्टिस का जवाब यही था कि ये हमारा काम थोड़ी है। तो कहीं ना कहीं परिस्थिति ये दिखाई देती है कि जो ये गतिरोध है ट्रैक्टर रैली को भी लेकर, अगर सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ जाता तो ऐसे में पुलिस प्रशासन और सरकार के लिए एक सहूलियत हो जाती। लेकिन अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि बुधवार को इस पर अगली सुनवाई हो या पुलिस इस पर फैसला ले कि क्या करना है, तो अब इस पर क्या अनीशा हम ये मानकर चले कि अंतिम फैसला पुलिस ही लेगी? क्योंकि पुलिस कानून व्यवस्था का जिक्र तो कर रही है, लेकिन जो विरोध का एक लोकतांत्रिक अधिकार है जिसका जिक्र किसान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शहर से बाहर अगर हम ट्रैक्टर चलाते हैं तो ऐसे में आपको क्या दिक्कत है? देखिए, यहाँ पर आप लोकतांत्रिक हक और पुलिस की पावर की बात नहीं हो रही है। ये अब अगर आप पिटीशन को देखें तो एक तरह से दिल्ली पुलिस ने या एडमिनिस्ट्रेशन जो है, सरकार जो है, उसने अपना डिसीजन, किसानों को अपना डिसीजन बताने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश की है। क्योंकि आज जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस ने कहा कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट किस तरह से होनी है ये बताना, इसको जज करना हमारा काम नहीं है, ये काम पुलिस का है और पुलिस को करना चाहिए अपने आप ही। आप हमसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि दिल्ली पुलिस एक्ट के अंदर, ध्यान रखिएगा, पुलिस एक्ट के अंदर किसी भी धरने प्रदर्शन की परमिशन देने का हक जो है
वो एरिया की पुलिस के अधीक्षक के पास होता है। ये कोर्ट के पास जाके आप धरना प्रदर्शन की परमिशन नहीं ले सकते। कोर्ट ने ये भी कहा कि हम लिमिटेड इशू को सुन रहे हैं, इस चीज में आप हमसे दखलंदाजी क्यों चाहते हैं जबकि ये आपकी पावर के अंडर है। तो अब फैसला कोर्ट को नहीं पुलिस को करना होगा कि और ऐसे में कहीं ना कहीं चुनौती पुलिस के सामने भी ये है कि अगर वो कोई सख्त फैसला लेते हैं या बल प्रयोग जैसी स्थिति अगर 26 जनवरी को बनती है तो सरकार भी ऐसा नहीं चाहेगी कि किसानों पर बल प्रयोग हो या किसान विरोधी छवि का उन पर ठप्पा लग जाए। तो हालांकि हालात अभी गतिरोध के बने हुए हैं। कल भी किसानों की एक अहम बैठक होनी है जिस पर नजर हमारी बनी रहेगी। मुरादाबाद में शख्स को कोरोना वैक्सीन लगने के दूसरे दिन उसकी तबियत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। ये शख्स सरकारी अस्पताल में वार्ड बॉय था और उसे 16 जनवरी को अस्पताल में वैक्सीन दी गई थी। हालांकि इसकी मौत को लेकर परिवार और अस्पताल के अलग अलग दावे हैं, लेकिन मौत की वजह अभी साफ नहीं। 48 साल के महिपाल सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। रविवार शाम उनकी मौत के बाद से घर में कोहराम मच गया है। पिता की मौत से बेटा एकदम सन्न है। परिवार में किसी को यकीन नहीं हो रहा कि एक दिन पहले तक जिला अस्पताल में ड्यूटी करने वाले महिपाल सिंह को अचानक ऐसा क्या हो गया कि जान ही चली गई। और ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि देश भर में कोरोना टीकाकरण के अभियान के तहत मुरादाबाद अस्पताल में वार्ड बॉय के पद पर तैनात महिपाल सिंह को भी टीका लगाया गया था। वहाँ से करीबन 1:30 बजे पापा जी बाहर से आए जहाँ वैक्सीनेशन हो रहा था। उनको और मैं अपने साथ में बैठा कर घर लाया। पापा जी की सांस फूल रही थी और वो सांस रहे थे। थोड़ा सा निमोनिया था, खांसी जुकाम जो था, लेकिन वहाँ से आने के बाद में इनको ज्यादा तकलीफ होने लगी। महिपाल सिंह को 16 जनवरी को टीका लगा था। परिवार के मुताबिक टीका लगने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें पहले से सर्दी जुकाम था जो टीका लगने के बाद और बढ़ गया। परिवार के मुताबिक घर लौटते वक्त महिपाल सिंह बुरी तरह हाँप रहे थे, लेकिन अस्पताल का दावा है कि 16 जनवरी को महिपाल ने नाइट ड्यूटी भी की थी। अस्पताल के मुताबिक ड्यूटी के दौरान उन्हें कोई तकलीफ नहीं दिखी। सीने में दर्द और सांस फूलने की तकलीफ हुई थी। उसके बाद उन्हें जब तक जिला चिकित्सालय वो मृत अवस्था में ले जाएगा। तो क्या लगता है सर, जो इंजेक्शन वैक्सीनेशन हुआ क्या उसका कोई रिएक्शन नहीं? परिवार का जैसे आरोप है, नहीं, उसका कोई रिएक्शन नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि कल रात में इन्होंने नाइट ड्यूटी भी की थी, कोई समस्या नहीं थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि देश भर में कोरोना टीके लगने के बाद सिर्फ एक मामले में गंभीर और 51 में मामूली साइड इफेक्ट की बात सामने आई है। वैज्ञानिक और डॉक्टर भी बार बार देश को कोरोना वैक्सीन के पूरी तरह सुरक्षित होने का भरोसा दे रहे हैं, लेकिन पिता को खोने के बाद बेटे का शक वैक्सीन की तरफ ही जा रहा है। जी मेरा तो टीके की वजह से हुई। कि कौन से टीका? ये जो कोरोना का लगा वैक्सीन, तो इसकी वजह से मृत्यु हुई है? जी हाँ। महिपाल सिंह की मौत की वजह क्या रही, इस पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही रोशनी डाल सकती है। पोस्टमार्टम आज किया जाएगा। शरद गौतम, मुरादाबाद, आज तक।